वेलकम टू बी ए क्रेकर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए क्रेकर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रथम वर्ष भौतिक भूगोल के बारे में। और भौतिक भूगोल जो होता है बीए फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर जियोग्राफी का नाम होता है, यानी फिजिकल जियोग्राफी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। तो भौतिक भूगोल मतलब फिजिकल जियोग्राफी मतलब क्या, जियोग्राफी का फर्स्ट पेपर किसका, बीए फर्स्ट ईयर का। समझे इतनी बात आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यहाँ से लगभग आपको एग्जाम में 5 से 6 प्रश्न इस चैप्टर से आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। 5 से 6 चैप्टर कम से कम बता रहा हूँ, ज़्यादा ज़्यादा और भी हो सकते हैं। ठीक, चैप्टर एक ये है परिभाषा इसके अंतर्गत भौतिक भूगोल की। तो भौतिक भूगोल की परिभाषा लिखित रूप में हमने समझ लिया है। यहाँ पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर बात करेंगे जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से चैप्टर 2 से कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न महत्वपूर्ण पूछे जा सकते हैं, इसी प्रकार से आपका वीडियो आता रहेगा। तो ये क्या है, परिभाषा से रिलेटेड प्रश्न इसमें होगा भौतिक भूगोल की। साथ ही साथ भौतिक भूगोल की प्रकृति यानी उसका नेचर कैसा है, साथ ही साथ भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र कैसा है, यहाँ तक से प्रश्न इस मतलब इतने प्रश्न इन मतलब इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे जाने हैं वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो पीडीएफ अगर आपको लेना है तो पीडीएफ आप टेलीग्राम का यूट्यूब चैनल मतलब टेलीग्राम पे आप चले जाइएगा। वहाँ पे पीडीएफ भी आपको जो है देने का प्रयास करेंगे। पीडीएफ चैनल से जुड़ जाइए हमारे, वहाँ पर मैं दे दूंगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर और जान लेते हैं कौन कौन से प्रश्न आखिरकार इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले हमने वीडियो डाल रखा है, उसमें हमने भौतिक भूगोल की परिभाषा समझा दी है। और इससे पहले हमने जो है शुक्ला आई पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर उस पर हमने क्या डाल रखा है, लगभग 4 घंटे का, 3 घंटे 39 मिनट का या 3 घंटे 40 मिनट का ऐसे समथिंग में है, उस पर वीडियो डाली है। 3 घंटे 40 मिनट में हमने 3 4 5 सबको समझ लिया एक ही वीडियो के अंतर्गत। तो उसमें लगभग आपको 5 से 600 प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। और वही प्रश्न अगर आप पढ़ लेंगे परीक्षा के अंतिम समय में तो आपका जो है पेपर आसानी से निकल जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज। पहला चैप्टर सॉरी, पहला चैप्टर आपका यूनिट 1 देखिए। पहला चैप्टर है भौतिक भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। आइए देख लेते हैं भौतिक भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र क्या है। देखिए पहला प्रश्न दिया है कि भौतिक जियो यानी भूगोल यानी जियोग्राफी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो किस विद्वान ने किया था। तो जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले विद्वान का नाम है इरेटास्थनीज। क्या नाम है भैया? इरेटास्थनीज नाम है। और ये इरेटास्थनीज वही व्यक्ति हैं जिन्होंने जियोग्राफिका नाम की पुस्तक लिखी। इरेटास्थनीज की एक पुस्तक है, उसका नाम है जियोग्राफिका। उसी जियोग्राफिका से बना है जियोग्राफी शब्द। ठीक है, जियो प्लस ग्राफिया दो शब्दों से मिलकर के बना जियोग्राफी। जियो मतलब होता है पृथ्वी, और जो है ग्राफिया मतलब होता है वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। ठीक, साथ ही साथ अगर भूगोल को हम दो भागों में तोड़े, दो शब्दों में तोड़े, तो भू प्लस गोल इज इक्वल टू क्या होता है, भूगोल। यानी भू प्लस गोल बराबर भूगोल। भू मतलब होता है भूमि, गोल मतलब गोलाकार, तो गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाता है, इसी को हम भूगोल कहते हैं। तो जो ये सारी परिभाषाएं थी, ये किसी कोई लैटिन भाषा से है, कोई संस्कृत भाषा से। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जियोग्राफी शब्द है वो कहाँ से मतलब लिया हो। जियोग्राफी शब्द जो है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने, इरेटास्थनीज ने। मतलब आप कहाँ पे किया था प्रश्न पूछा जाए तो इरेटास्थनीज ने किस पुस्तक में किया था, जियोग्राफिका पुस्तक में करा था। ये इरेटास्थनीज जो था वो किस देश का निवासी था, तो यूनान का निवासी था। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इरेटास्थनीज किस देश का निवासी था, तो मेरे प्यारे दोस्तों निवासी था कहाँ का, यूनान का निवासी था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये पहला वाला, ये हमेशा पूछा जाता है, ध्यान रख लीजिए, इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भूगोल यानी ज्योग्राफी जो है वो किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। तो किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, ये ग्रीक भाषा। ठीक है, यूनान यानी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना कौन, जियोग्राफी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जियो प्लस ग्राफिया। कौन कौन से शब्द हैं, जियो प्लस ग्राफिया। जियो मतलब क्या होता है, पृथ्वी, और ग्राफिया मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन करना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम फटाफट। अगला प्रश्न आपके सामने मित्रों कि भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक को कहाँ पर देखता है, स्वर्ग में देखता है। यानी पृथ्वी जो भूगोल होता है एक आभामय विज्ञान होता है, और पृथ्वी की झलक कहाँ पर देखता है, स्वर्ग में देखता है। यह कथन कहने वाले विद्वान कौन है, टॉलमी है। कौन है भैया, टॉलमी महोदय ने कहा कि स्वर्ग में झलक। तो इन्हें टॉलमी से आप याद रखिए,
टॉलमी, ठीक है। तो टॉल जो है टॉलमी से आप याद रखें, टॉलमी, टॉलमी किस कहा, क्या कहा, झलक स्वर्ग में देखता है। तो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है जो है भूगोल व आभा में विज्ञान है, तो किसने कहा, टॉलमी ने कहा। इसको आप ध्यान रखिए कि पृथ्वी की स्वर्ग में झलक कौन देखते हैं, टॉलमी देखते हैं। पृथ्वी की स्वर्ग में झलक देखते हैं टॉलमी, ठीक है, ध्यान रख लेंगे इस बात से। तो ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इसको ऐसे ध्यान रख लेंगे। अगला देखते हैं, प्रथम श्रेणी का उच्चावच है। भैया उच्चावच क्या होता है, सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर आ गई कि भैया सर जी ये उच्चावच होता क्या है। तो बड़े प्यारे शब्दों में आपको समझाना चाहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों कि जो उच्चावच होता है, उच्चावच उसका मतलब जानते हो क्या होता है, जैसे कि 3-4 प्रकार के उच्चावच होते हैं। तो मुख्य 3 प्रकार से होते हैं उच्चावच, हम बता दें कौन कौन से। तो पूछा जाएगा आपसे कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन से हैं। तो इसमें प्रथम श्रेणी के उच्चावच महाद्वीप एवं महासागरीय बेसिन जो है ये प्रथम जो है उच्चावच है। यानी सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, तो पृथ्वी पर सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ, यानी महासागरीय बेसिन और महाद्वीपों का निर्माण हुआ। बेसिन मतलब होता है महासागर का तल वगैरह और महासागर का क्षेत्र, ठीक। तो महासागरीय और महाद्वीपीय बेसिन का क्या हुआ, निर्माण हुआ सबसे पहले। तो इसलिए क्या है, प्रथम श्रेणी का उच्चावच है। आपको ध्यान होगा, हमने पढ़ाया आपको, अब अगर नहीं ध्यान है फिर से पढ़ लीजिए। यहाँ पे एक थ्योरी आती है, थ्योरी देखिए, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का आकार कैसा है, प्रश्न पूछ लिया जाए पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी का आकार कैसा भैया, ऑप्शन में आपको गोलाकार देगा, ऑप्शन में आपको देगा चपटा चपटी, ठीक है, और ऑप्शन में देगा कि जो है आपको अंडाकार दे देगा, और एक ऑप्शन आपको वहीं पे दिया होगा जियाड, और उसी को हिंदी में अगर लिखा ना होगा तो जियाब लिख देगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, पृथ्वी का आकार कैसा होता है, ना तो गोलाकार, ना तो अंडाकार, ना तो चपटी होती है, पृथ्वी का आकार होता है जियाड आकार। कैसा आकार होता है, जियाड आकार होता है। बस इस बात को आप ध्यान रख लीजिए, वो छोटे जमाने वाला पढ़ाई छोड़ दीजिए कि इंटर और हाई स्कूल में क्या पढ़ा कि पृथ्वी का आकार कैसा होता है, तो गोलाकार होता है, गोला गोलाकार नहीं होता भैया। ध्रुवों पर, हाँ ध्रुवों पर चपटी होती, बिल्कुल सही, ध्रुवों पर चपटी होती पृथ्वी। यहाँ पर ये ध्रुव होता है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ पर पृथ्वी क्या होती है, चपटी होती है। और जब इस प्रकार की आकृति बनती है तो इसको हम विशेष नाम से जानते हैं, उसका नाम है जियाड आकार। जब पृथ्वी की आकृति ऐसी है तो पहले पृथ्वी पर क्या क्या उत्पन्न हुए, तो पहले पृथ्वी पर 2 प्रकार की चीजें हुआ करती थी। एक यहीं पे महाद्वीप था, और ये पूरा का पूरा क्या था, ये सागर था। मेरे प्यारे दोस्त बहुत ध्यान से समझिए, ये पूरा का पूरा क्या था, ये पूरा का पूरा सागर था। जब ये पूरा सागर था और बीच में ये महाद्वीप था, जो सागर था इसका क्या नाम था, तो सागर का नाम था पैंथालासा, और इसका क्या नाम था, तो इसका नाम था मेरे प्यारे दोस्तों पैंजिया। तो पूछा आता है पैंजिया किसको कहते हैं, ऑप्शन में देगा महासागर, महाद्वीप, या फिर पुराने जमाने का जो महाद्वीप हुआ करता है उसको, तो वही जो पुराने प्राचीन महाद्वीप है, ठीक है। पैंजिया जो होता था वो एक स्थल खंड था जो जल से घिरा था चारों तरफ से, और वो चारों तरफ जल से जो घेरे हुए थे उसको हम पैंथा। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीतता गया, और जब धीरे धीरे समय बीतता गया मित्रों, तो आगे क्या होता है उसको जो है देखिए आप लोग, आगे क्या होता है देखिए। तो आगे क्या हुआ, ये जो पैंजिया नामक जो था स्थलखंड, ये 2 भागों में टूट गया। क्यों टूट गया, बीच में दरारें पड़ती गई, भूसन्नतियां बनती गई, तो ये 2 भागों में टूट गया। एक ऊपरी भाग में चला गया, एक दक्षिणी भाग में चला गया। ये ऊपरी भाग है, यानी जब हम पृथ्वी के देखते हैं या फिर किसी नक्शा को देखते हैं तो जो ऊपर वाला भाग उसको उत्तर, नीचे वाले भाग को दक्षिण, और इस इधर दाहिने वाले भाग को आप पूरब, और पश्चिम वाले मतलब बाएं वाले भाग को पश्चिमी क्षेत्र कहते हैं। तो क्या हुआ, ये तो उत्तरी भाग हो गया, ये दक्षिणी भाग। अब क्या होता है देखिए एक बार फिर से स्थलाकृति समझिए आप लोग। यहाँ पे क्या हो गया, ये उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी यहाँ पे, और बीच में क्या हुआ, एक सागर का निर्माण हुआ। तो इस सागर को नाम दे दिया गया फिर टेथीज, और बीच के इस स्थल को नाम क्या दे दिया गया, भूसन्नति। तो टेथीज, भूसन्नति या तेठीज सागर इसका नाम पड़ गया, ठीक। भूसन्नति उस स्थान को कहते हैं जो बहुत ज्यादा गहरी हो, बहुत ज्यादा पतली, मतलब कोई ऐसी पतली नलिका या फिर पतली खाई हो जिसमें बहुत ज्यादा गहराई हो, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा क्या हो, सकरी हो, मतलब पतली हो, ठीक। तो उसी को भूसन्नति कहते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, जब कोबर का भूसन्नति सिद्धांत पढ़ेंगे आप पर्वत निर्माण से संबंधित, आगे चैप्टर में आ पाएगा तो वहां पर विस्तार समझेंगे कि कोबर की भूसन्नति सिद्धांत क्या होती थी, ठीक। हालांकि यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, ये जो पैंथालासा और पैंजिया आप समझ में आ गए। उसके बाद में बना तो इसको हम क्या कहने, टेथिस सागर कहने लगे पूरे को। उसके बाद में ये ऊपर वाला जो स्थलखंड है,
इस ऊपर वाले स्थलखंड को हम विशेष नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अंगारा लैंड। क्या नाम है? अंगारा लैंड इसका नाम है। और नीचे वाले स्थलखंड का क्या नाम है? स्थलखंड मतलब जमीन, यानी जहाँ पे भूमि रहती है, मिट्टी वगैरह, पहाड़ पर्वत वन स्थलाकृति, तो यह क्या हो गया? इसको कहते हैं गोंडवाना लैंड। इसको कहते हैं क्या? अंगारा लैंड। तो ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड, नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है वीडियो तो फटाफट लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए सभी ग्रुप्स वगैरह में, ताकि इसी प्रकार से आप विस्तृत रूप से जियोग्राफी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके, ताकि जियोग्राफी को आपको रटना ना पड़े, क्योंकि जियोग्राफी जो है रटी नहीं आती, समझी जाती है। तो आपको पैंजिया पैंथालासा समझ में आ गया। यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ये अंगारा लैंड ऊपर वाला, नीचे वाला गोंडवाना लैंड। ठीक, अब जो ऊपर वाला है इसको एक और नाम से जानते हैं सर जी, आप बोलेंगे कभी कभी जा करके कि सर जी एक और नाम से बोलते हैं, उसको आपने नहीं बताया, तो उसको भी सुन लीजिए भैया। और दूसरे नाम से जानते हैं, इसका क्या नाम है? लारेसिया नाम है। क्या नाम है? लारेसिया। तो पहला क्या नाम हो गया? पहला नाम है इसका जो है अंगारा लैंड, दूसरा नाम क्या है? लारेसिया। नीचे वाले का क्या नाम है? गोंडवाना लैंड। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत जो है वो किस लैंड की भूमि है? तो भारत में भैया मिसलिनियस है, भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रयोग करता है, भारत की मिट्टी भी मिश्रित है, भारत में प्रजाति भी मिश्रित है, मतलब मिक्सचर जेंडर के रूप में भारत निकला है। तो ऊपर वाला भाग इसका किसका है? अंगारा लैंड का है। नीचे वाला भारत का भाग किसका है? गोंडवाना लैंड का है। ध्यान रखेंगे मित्रों, ध्यान रखेंगे। मैं एक आपको मैप में दिखाना चाहता हूं, एक मिनट समझिए। मैप देखिए मित्रों, आपके सामने मैप यहाँ पे हाजिर है। जब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दो भागों में टूट गए, तब कुछ इस प्रकार से स्थलाकृतियां ये धीरे धीरे क्या हुए? गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड टूटते गए, तो इस प्रकार से स्थलाकृति आपके सामने आई। और यही बीच से भाग से एक रेखा गुजरती, जिसका नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से ऊपर वाले भाग जितने भी हैं अधिकतर, मतलब भूमध्य रेखा से नहीं, मतलब जो यहाँ से जो है कर्क रेखा से ऊपर वाले जितने भाग हैं, ठीक है, वो कहाँ पे आते हैं? ये मैं एक रेखा पार दूं, वहां से ऊपर वाले जो होंगे वो अंगारा लैंड के होंगे, और जो नीचे वाले होंगे वो गोंडवाना लैंड के होंगे। अब देखो भैया, जब जो पैंजिया पैंथालासा टूटा, तो क्या बना? पैंजिया पैंथालासा टूटा तो लारेसिया बना, और साथ ही साथ कौन सा बना? लारेसिया के साथ कौन सा बना? गोंडवाना लैंड बना। ठीक है, तो यानी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो स्थलाकृतियां बनी, ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड। अब देखो, अगर प्रश्न पूछा जाए कि अंगारा लैंड जो है उसमें कौन कौन से चीजें आती हैं, तो अंगारा लैंड से टूट करके बना कौन? उत्तरी अमेरिका। ठीक है, जिसमें कनाडा वगैरह देश आते हैं, कनाडा और यूएसए आता है, यानी अमेरिका आता है। और यहाँ पे जो है यूरोप की पूरी कंट्री, ग्रीनलैंड वगैरह सब इसी में, और जो है एशिया का ऊपरी भाग जो है सब उसी में बना। साथ ही साथ गोंडवाना लैंड का भाग पूछा जाए तो गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप, और भारत का जो नीचे वाला क्षेत्र देख रहे हैं यानी प्रायद्वीपीय भारत, तो प्रायद्वीपीय भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और कहाँ से अलग हुआ है? तो यहाँ पे एक स्थलाकृति आप छोटी सी दिखाई पड़ रही होगी, ये है मेडागास्कर। ध्यान से देखिए, ये है मेडागास्कर। और इसी तरह भारत का जो ये वाला भाग था, ये वाला, ये भी किसी जमाने में और यहीं से आकर के जुड़ा होता था। देखिए कुछ इसी के आकार का, कुछ इसी के आकार का, आपको इसी आकार का यानी त्रिभुजाकार यहाँ पे देखिए कटा हुआ होता है। या देखिए यहाँ पे यहीं से टूटा कौन? यहीं से टूटा भारत, और भारत आकर के इधर जो है महाद्वीपियों का विस्तार होता गया। जब वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत हम पढ़ते हैं तो उसमें हम ये चीजें समझ लिए थे कि क्या क्या किस प्रकार से महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। तो इसका वीडियो अपलोड है हमारे चैनल पे, शुक्ला ID पॉइंट पे, देख लीजिएगा उसको। ठीक, तो देखिए यहाँ से टूट करके धीरे धीरे यहाँ पर आकर के जुड़ा, और जब यही भारत आकर के जुड़ता है यहाँ पे उत्तरी भारत में, तो क्या होता है? उसके साथ यहाँ पे एक भूसन्नति रहती है जिसका नाम होता है टेथिस भूसन्नति। और यहीं पे क्या होता है? बहुत जो है तेज से आकर के टक्कर होती है, जिससे कि एक पर्वत का निर्माण होता है यहीं पर, और उस पर्वत का नाम है हिमालय पर्वत, क्योंकि इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है आपका सबसे बढ़िया उदाहरण है, और वलित पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। हालांकि वो सारी चीजें अलग की चीजें हैं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत चीजें आपको जाननी अति आवश्यक है। तो भारत कहाँ से टूटा है? अफ्रीका से टूटा है। ठीक, तो प्रश्न पूछा जाए कि भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीप उसको कहते हैं जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है। जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तो देखिए तीन तरफ से जल से घिरा है, एक तरफ तो भारत के बंगाल की खाड़ी है, दूसरे तरफ अरब सागर है, और तीसरे तरफ क्या है? हिंद महासागर का विशाल समुद्र। तो इतना तीन तरफ से क्या है? जल से घिरा है, तो इसलिए क्या है? ये एक प्रायद्वीप है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम और प्रश्नों को देख लेते हैं। तो अब भारत में मतलब पूरे पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप हैं। ठीक,
तो समझ में आ गया महाद्वीप कैसे बने, महासागर कैसे बने, तो ये चीजें आपके समझ में आ गई। अब दूसरे नंबर पे महासागर महाद्वीप तो बन गए, अब महासागरों में क्या होगा, महासागरों में बहुत सारे तट वगैरह बनेंगे। महासागरों में भी पहाड़ होते हैं, समुद्र में जो है अंदर पहाड़ भी होते हैं, उसको कटक के नाम से जानते हैं। समुद्र के अंदर आपका जो है ढाल भी होता है, उसको मग्न तट निमग्न तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, साथ ही साथ समुद्र में खाई होती जिसको गर्त के नाम से जानते हैं, इसको अंग्रेजी में ट्रेंच कहते हैं। दुनिया की सबसे गहरी खाई मेरियाना की खाई है, मेरियाना ट्रेंच। पिछली बार प्रश्न पूछा गया था 2020 की परीक्षा में कि जो मेरियाना गर्त है उसकी गहराई कितनी है, तो मेरियाना गर्त की गहराई है 11,033 मीटर, यानी लगभग 11 किलोमीटर गहरा है जो है समुद्र तल से, क्या समुद्र तल से यानी डेटम रेखा से गहरा है कितना 11,033 मीटर। ठीक है, 11,033 मीटर गहरा है क्या, मेरियाना ट्रंच। तो प्रश्न पूछा गया था आपसे कि मेरियाना ट्रंच जो है किस महासागर में स्थित है, उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत, इस प्रकार से पूछा गया था। दक्षिणी प्रशांत में आपका स्थित है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अब जो है दूसरे नंबर पे पहला उच्चावच तो पूछा गया, पहली श्रेणी का उच्चावच तो महाद्वीप और महासागरीय है, क्योंकि महासागर महाद्वीप पहले बने। अब महासागर महाद्वीप के बाद में क्या क्या बनते हैं, पर्वत बनते हैं, पठार, मैदान। तो दूसरे नंबर का जो है वो कौन सा है, ये देखिए पर्वत, पठार और मैदान, ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है। अब तीसरे श्रेणी के उच्चावच कौन से हैं, अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण एवं जनित स्थलाकृतियां। निक्षेपण जनित स्थलाकृतियां आप समझ लीजिए। अपक्षय क्या होता है, अपक्षय जो होता है किसी चीज का अपने स्थान मतलब टूट करके अलग हो जाना। जैसे जब नदियां बहती हैं फिर हवा के द्वारा कोई पत्थर कोई पहाड़ है यहाँ से कोई टुकड़ा टूट करके अलग हो जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, अपक्षय, यानी उसका क्षय हो गया। साथ ही साथ जब ये जो टुकड़ा टूटा है ये पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से या किसी कारण से क्या हो, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, यही मिट्टी का टुकड़ा, तो इसका क्या हो जाता है, अपर्दन हो जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, अपर्दन, जिसको अंग्रेजी में इरोजन के नाम से जानते हैं। आप सॉइल इरोजन पढ़ते होंगे, यानी मृदा अपक्षय, मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन में क्या होता है, मिट्टी के कटाव को क्या कहते हैं, मृदा अपर्दन कहते हैं। तो कटाव के साथ मिट्टी की जो मिट्टी बहने लगती है तो उसको अपर्दन कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब मिट्टी कटती है तो मिट्टी के कटने को मृदा अपक्षय कहते हैं। जब वही अपक्षय का जो मलबा होता है वो नदी के साथ बहने लगता है, जल के साथ बहने लगता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। और जब ये अपर्दन जो होता है, नदियों का जब जल जो होता है एकदम वृद्ध अवस्था में पहुंच जाता है, यानी अब ढकेल नहीं पाएगा उस मलबे को, उस कचड़े को, तो क्या करते हैं, उसको छोड़ देती हैं। और यही छोड़ने की प्रक्रिया, यानी मलबों को जहां पे छोड़ देती हैं, जल या वायु या किसी भी प्रकार का माध्यम जहां पे उस मलबे को छोड़ देता है, उसी छोड़ने की प्रक्रिया को हम निक्षेपण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, निक्षेपण के नाम से जानते हैं। अपर्दन समझ में आया, अपक्षय समझ में आया, निक्षेपण समझ में आ गया। तो निक्षेपण क्या होता है, मलबे को अगर कोई ला रहा है वो कहीं पे छोड़ दे रहा तो उसी को क्या कहते हैं, निक्षेपण। निक्षेप मतलब क्या होता है, छोड़ देना, निक्षेपण उसको यानी छोड़ दे रहा है। ठीक, अपर्दन का मतलब कट करके बहना, साथ साथ कट करके उड़ना, साथ साथ, यानी बालू अगर कहीं से उड़ रही है तो बालू भी उसका अपर्दन हो रहा हो। कौन सा अपर्दन, वायु अपर्दन, जल अपर्दन, कई प्रकार के अपर्दन होते हैं। ठीक, अपक्षय क्या हो रहा है कि कहीं पर अगर मान लिया टूट के गिर जाए, ठीक, बस टूट के गिर जाए, अब उससे नहीं मतलब कि वो बह रहा है कि कहीं पे रुका है, उससे नहीं मतलब टूट गया, बस वही क्या है, अपक्षय है, यानी क्षय हो गया उसका। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो ये सारी चीजें कब होती हैं, जब पर्वत बन जाएंगे तभी तो ये सारी चीजें घटित होंगी। तो ये तृतीय श्रेणी के उच्चावच हैं, समझ गए। स्थलाकृत यानी निक्षेपण जनित स्थलाकृतियां, भैया जब कोई मलबा होगा इकट्ठा हो जाएगा तो वही इकट्ठा होकर के एक निर्माण कर देगा किसी स्थलाकृति का। स्थलाकृति का मतलब होता है जैसे कि बालू का स्तूप वगैरह बनाने लगेगा। बालू का स्तूप मतलब होता है जब हवाएं चलती हैं तो रेगिस्तान से मतलब बालू वगैरह उड़ाती हैं और कहीं पर ला करके जहां पर हवाएं थोड़ा कम हो जाती है वहीं पर गिर जाती है बालू, और उससे क्या बन जाती है, एक स्थलाकृति का निर्माण होता है। उसी को हम तमाम प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं। ठीक है, तो वही होती है जो है निक्षेपण जनित स्थलाकृतियां। जैसे जब पानी का अपर्दन, पानी जो मिट्टी जो होती है वो बहा करके लाती है तमाम सारे खाद्य पदार्थ और उसके बाद में बहुत सारे मलबे, तो क्या करती है, एक स्थान पर छोड़ देती है, और जब छोड़ देती तो उसी प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। और कहाँ पे ला करके छोड़ देती, गंगा नदी का उदाहरण ले लीजिए। गंगा नदी जब बह करके आ रही थी तो अपने रास्ते में जितने भी मलबे कूड़े कचड़े बहते हैं उनको सबको बहा करके लाई और पश्चिम बंगाल में एक डेल्टा बना दिया। उसका क्या नाम है, पश्चिम बंगाल का डेल्टा, यानी इसको हम सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में स्थित है, कुछ इसका भाग बांग्लादेश में भी स्थित है। इतनी बात ध्यान में आई आपके। तो क्या करते हैं, यहाँ पे क्या बन गया, डेल्टा बन गया। तो नदियों के द्वारा जब किसी चीज का अपर्दन करते हैं तो डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं, और भी स्थलाकृतियां बनाती हैं। ठीक, चलिए इतनी बात समझ में आई।
तो प्रथम श्रेणी का उच्चावच महाद्वीपीय महासागरीय बेसिन, द्वितीय श्रेणी का उच्चावच पर्वत पठार एवं मैदान, तृतीय श्रेणी का उच्चावच अपक्षय अपादन एवं निक्षेपण जनित स्थलाकृतियां। समझ में आ गई बात? बोलो समझ में आई कि नहीं आई? आई तो फटाफट लाइक करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जलमंडल का अध्ययन क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जलमंडल का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए फटाफट। जलमंडल का अध्ययन क्या कहलाता है? ओशिनोग्राफी मत बोल देना भैया, ऑप्शन ओशिनोग्राफी भी देता है, लिथोस्फीयर, क्लाइमेटोस्फीयर, जलवायु अध्ययन, ठीक है। लिथोस्फीयर आपका दूसरा होता है, ठीक है। लिथोस्फीयर, स्टेनोस्फीयर ये सब होता है ऊपरी परत या फिर उससे निचली परत, ठीक। और ओशिनोग्राफी मतलब होता है समुद्र विज्ञान, ठीक। लेकिन जलमंडल, पूरे जलमंडल का अध्ययन हम क्या करते हैं? तो हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मतलब जल, जहां कहीं पर भी आपको हाइड्रो मिले तो हाइड्रोलॉजी अगर मिल जाए तो उसमें क्या होगा? यानी समुद्र जलमंडल का अध्ययन, ठीक है। तो जलमंडल विज्ञान, तो हाइड्रोस्फीयर जो होता है, हाइड्रोस्फीयर में जलमंडल का अध्ययन क्या आता है? ओशिनोग्राफी में समुद्र विज्ञान का अध्ययन करा जाता है। ओशिनोग्राफी में किसका अध्ययन? समुद्र विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? समुद्र विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, ठीक। क्लाइमेटोलॉजी में जलवायु विज्ञान का अध्ययन पर भी हाइड्रो शब्द मिलेगा, क्या बताएंगे आप? कि जल से संबंधित है, पानी से। तो पूछा जाता है हाइड्रो वगैरह अगर आ जाए तो क्या होगा? पानी यानी जल। आगे बढ़ते हैं। नीचे एक छुपे रुस्तम वाला प्रश्न यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। भौतिक के अंतर्गत किया जाता है भैया। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करते हैं? तो आप भौतिक भूगोल के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? पृथ्वी के ग्रह के संबंध पढ़ते हैं, स्थल मंडल पढ़ते हैं हम इसके अंदर, भौतिक भूगोल के अंदर जल मंडल पढ़ते हैं, वायुमंडल पढ़ते हैं और जीव मंडल पढ़ते हैं। तो ऑप्शन में आपको सब देगा उपयुक्त सभी, ठीक है। तो वही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी का सूर्य और चंद्रमा से संबंध, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, दिन और रात आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है भैया? तो जब हम किसी चीज का अध्ययन यानी पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, यानी जब हम कभी नक्षत्र तारों के बारे में, ज्योतिष वगैरह के बारे में, इस सब के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम खगोलीय विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोल शास्त्र के अंतर्गत, खगोल विज्ञान के अंतर्गत हम जो पृथ्वी के ऊपर जो पिंड है यानी जो ग्रह वगैरह है, सूर्य के बारे में चर्चा करनी हो, ये सब खगोल विज्ञान है। लेकिन थोड़े बहुत समझ के लिए हम उसको जियोग्राफी के अंतर्गत पढ़ लेते हैं, क्योंकि जियोग्राफी के अंतर्गत ही आता है क्या? खगोल विज्ञान। और ध्यान रखेंगे खगोल विज्ञान जो होता है वो बहुत बड़ा विषय वस्तु, बहुत बड़ी होती है, थोड़ा परिप्रेक्ष्य में उसको हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं। बाकी खगोल पृथ्वी जैसे पता नहीं कितने ग्रह पूरे वायुमंडल उसमें पड़े हैं ब्रह्मांड में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न समझिए, भूगोल का पिता किसको कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भूगोल का पिता। हमने एक क्विज में इसको डाला था, क्विज में डाला शुक्ला आईडी पॉइंट में, बहुत सारे लोगों ने इसको इधर उधर का जो है ऑप्शन बता दिया। तो भूगोल का जो जनक है उसको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जियोग्राफी। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आपको जो है ये लगता हो कि हम तैयारी हमारी ठीक ठाक है तो आप क्विज में जो प्रश्न मैं डालता हूँ क्विज देख लीजिए करिए, ठीक है। क्विज वहाँ पे कम्युनिटी में जाइएगा, कम्युनिटी में आपको क्विज मिलती रहेगी, मतलब प्रश्न वहाँ पे हम डालते हैं, 4 ऑप्शन देते हैं, उसको आप वहाँ से टेस्ट वगैरह अपना दे सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैं क्वेश्चन डालता रहता हूँ। तो व्यवस्थित भूगोल का मतलब भूगोल का पिता किसको कहते हैं? हिकेटियस। भूगोल का पिता किसको कहते हैं? हिकेटियस। सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द किसने दिया था? इरेटास्थनीज ने दिया था, ठीक है। इरेटास्थनीज ने दिया था, किसने? तो अब इसको चकराइएगा मत। इरेटास्थनीज सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन हिकेटियस उनसे पहले थे। उन्होंने ज्योग्राफी के बारे में बताया था, लेकिन ज्योग्राफी शब्द नहीं दिया था हिकेटियस ने, ठीक है। तो हिकेटियस ज्योग्राफी के जनक है, यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? हिकेटियस है, ठीक। लेकिन अगर पूछा जाए व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है? व्यवस्थित भूगोल के जनक, तो व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है? इरेटास्थनीज है, ठीक है। व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है? इरेटास्थनीज है। भूगोल के जनक से संबंधित वीडियो शुक्ला आईडी पॉइंट पे अपलोड है, देख लीजिएगा उसको भी। तो उसमें जो है सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे और देखिए, भूगोल का सामान्य अर्थ क्या होता है? भूगोल का सामान्य अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना, ठीक। आगे बढ़ते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम समझ लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है मित्रों आपके सामने, और एक और बात ध्यान रखेंगे, आधुनिक भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? तो आधुनिक भूगोल का जनक पूछा जाए तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और रिटर, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और रिटर महोदय ने किया था। प्रश्न पूछा गया था, ध्यान रख लीजिए, अभी ध्यान आ गया, मैं आपको बता दिया। और अगर पूछा जाए कि विश्व का मानचित्र किसने बनाया था? मापक के आधार पर। तो पूछा जाएगा प्रश्न आपसे कि सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र किसने बनाया? तो किसने बनाया भैया? अनेक्सिमेंडर ने बनाया। किसने बनाया? अनेक्सिमेंडर ने सबसे पहले मापक के आधार पर विश्व का क्या बनाया? मानचित्र बनाया। जबकि आधुनिक भूगोल का जन्मदाता किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और रिटर महोदय को, ठीक। कार्ल रिटर उनका पूरा नाम है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के तल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन उसकी समस्त समस्याओं के आधार पर किया जाता है, यह कथन किसका है?
तो ये कथन किया है भूगोल में, यानी भूगोल की परिभाषा देते हुए रिचथोफेन महोदय ने कहा कि पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन उसकी समस्त समस्याओं के आधार पर किया जाता है। इसको कहा किसने? रिचथोफेन ने। अब देखिए इसको ऐसे ध्यान रखेंगे कि रिच 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 आदमी कौन है? तो रिचथोफन जो है वो रिच हैं, और जो व्यक्ति रिच होता है वही समस्याओं का क्या करता है? समाधान करता है। तो जहाँ पे समस्याएं आए कि सभी समस्याओं का समाधान या फिर पूछा जाए अध्ययन उनकी समस्त समस्याओं के आधार पर किया जाता है। समस्याओं के आधार पर अध्ययन कौन करवाएगा भैया? जो बहुत ज्यादा धनी होगा, अमीर होगा। तो कौन है अमीर? रिचथोफेन। रिच रिच देखते हैं रिच मतलब क्या होता है? अमीर। तो रिचथोफेन, ऐसे इसको ध्यान रख लेंगे। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, ओडेसी व इलियड। ओडिसी इलियड, ओडिसी इलियड किसकी रचना? होमर। ओडिसी इलियड होमर, ओडिसी इलियड होमर। 4-5 बार इसको आप पढ़ लेंगे ऐसे ध्यान में। ओडिसी इलियड होमर, ओडिसी इलियड होमर। तो होमर के द्वारा लिखी गई है पुस्तक ओडिसी और इलियड। ओडिसी व इलियड, ठीक। किसने लिखी? होमर। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय श्रेणी के उच्चावचन आंख मूंद करके फट से लगाइए। द्वितीय श्रेणी की अभी हमने समझा दिया, पर्वत, पठार, मैदान, झील। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? भैया किसने कहा? अरस्तु ने कहा था, अरस्टोटल। ठीक, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए भैया, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक भूगोल का भाग नहीं है? तो निम्नलिखित में से भौतिक भूगोल का जो भाग नहीं है, देखिए तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ा जाता है जलवायु भूगोल को भी, वायुमंडल को भी, स्थल मंडल को भी। जबकि जो मानव भूगोल होता है वो एक अलग भाग होता है, यानी जो आपका सेकंड पेपर है वही मानव भूगोल है, यानी वही ह्यूमन ज्योग्राफी है। तो भैया जो भौतिक भूगोल का भाग नहीं है वही मानव भूगोल नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते, एक प्रश्न पूछा था कि डेटम रेखा क्या होती है? प्रश्न पूछा गया था कि डेटम रेखा क्या होती है? तो डेटम रेखा वह रेखा होती है जो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा होती है। मतलब समुद्र के तल पर एक रेखा खींच दी जाती है और उसी रेखा से क्या करा जाता है? ऊंचाई मापी जाती है। कितनी ऊंची पृथ्वी पे सबसे ऊंची स्थलाकृति, यानी 8,848 मीटर जो हिमालय है वहां तक की ऊंचाई नाप लिया, और उसी रेखा से सबसे निचली गहरी यानी मेरियाना ट्रच यानी 11,033 मीटर जो नीचे गहरी खाई है उसका नाप लिया। तो उसके बीच की जो रेखा होती है इन दोनों के, कहां से नापी जाती है? उसी रेखा को हम क्या कहते हैं? डेटम रेखा। यानी ऊंचाई और गहराई को माप करने वाली रेखा को हम डेटम रेखा के नाम से जानते हैं। किसके रेखा के? डेटम रेखा। भैया जब आप कभी डेट वगैरह पे जाते हैं तो आप एक दूसरे की क्या नापते हैं? एक दूसरे के प्यार की गहराई नापते हैं। तो प्यार की गहराई नापते हैं, आप ऐसे ध्यान रखें, प्यार की गहराई और ऊंचाई नापते हैं। कितने प्यार ऊंचा है हमारा, कितना गहरा है। तो इस बात से आप ध्यान रखेंगे, जो डेट पर हम जाते हैं तो डेटम रेखा जो होती है वही होती है जो ऊंचाई और गहराई को नापती है। डेटम रेखा ऊंचाई और गहराई को मापने की एक रेखा होती है, ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे, किस भूगोलवेत्ता ने कहा था कि वर्तमान जो है भूत की कुंजी है? तो जेम्स हटन ने कहा था। किसने कहा था? जेम्स हटन ने क्या कहा था? जेम्स हटन ने कहा था कि भूगोल जो है वर्तमान भूत की कुंजी होता है। वर्तमान जो चल रहा है वो भूत की क्या होता है? कुंजी होता है, ठीक। भूत की कुंजी कौन होता है? वर्तमान। तो भैया भूत से कौन सबसे ज्यादा डरते थे? तो जेम्स हटन। जब उन्होंने देखा, जेम्स हटन ने कहा हटो हटो आगे से भूत आ रहा है। कौन आ रहा है? भूत आ रहा है। ऐसे आप इसको ध्यान रखेंगे कि वर्तमान जो है भूत की कुंजी किसने कहा? जेम्स हटन ने। क्यों कहा? क्योंकि भीड़ लगी थी खूब ज्यादा। इन्होंने कहा भागो भागो, वर्तमान की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम यहाँ पे रुक के आपको समझा सके, तो भूत आ रहा है, भागो भागो, हटो हटो, ठीक है। तो जेम्स हटन, हटो से हटन, जेम्स। तो हटन आप ध्यान रखेंगे, हटन वर्तमान भूत की कुंजी है। किसने कहा? जेम्स हटन। 4-5 बार मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपको रट जाए, ठीक। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, डेल्टा जो है वो किस श्रेणी का उच्चावच है? हमने क्या बताया था? डेल्टा वगैरह। डेल्टा क्या होता है? नदियों के द्वारा बनाई गई स्थलाकृति होती है। और नदियों के द्वारा बनाई गई स्थलाकृति है तो क्या होगा? तृतीय श्रेणी का। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। यहाँ पे छुपे रुस्तम वाला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, छुपे रुस्तम वाले प्रश्न। मानसून की खोज सर्वप्रथम किसने करी थी? मानसून की खोज सबसे पहले किसने करी थी? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। कौन सा भैया? हिप्पालस। किसने करी थी मानसून की? हिप्पालस। किसने करी थी? हिप्पालस ने मानसून की खोज सबसे पहले करी थी। किसने? हिप्पालस महोदय ने। किसने? हिप्पालस, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न। तो बस इतने प्रश्न आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जो कि हमने बता दिए, और सबकी व्याख्या भी आपको सही तरीके से करके समझाया। आप समझ सकते हैं कि मैंने क्या क्या समझाया आपको। हमने बहुत सारी चीजें आपको बता दी इस वीडियो के अंतर्गत। तो पहले चैप्टर से कुल मिलाकर के इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता अब यहाँ से कोई प्रश्न आप छोड़ करके आएंगे अगर पहले चैप्टर से पूछा जाएगा। इसी प्रकार से चैप्टर 2, चैप्टर 3 इसी प्रकार से आता रहेगा। तो एक काम करना है आपको, बस इस वीडियो पे ज़्यादा व्यू, ज़्यादा लाइक
और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमको क्या होगा, हमको वीडियो बनाने में जो है अच्छा लगेगा और वीडियो बनाने का मन करेगा। ठीक, तो इसी प्रकार से वीडियो आती रहेगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, वीडियो में क्या कमियाँ रह नहीं उसको भी बताइए। ठीक है, साथ ही साथ और भी किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको भी कमेंट में बताइए। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।